हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और कल मैंने जो आयुष का सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों ने देखा। निश्चित रूप से आपके कमेंट मुझे प्राप्त हुए और मुझे काफ़ी हर्ष हुआ कि आपको मेरा जो सिलेबस डिस्कशन था वो पसंद आया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं हम अब आयुष की तरफ। सबसे पहले हम आयुष में ये देखेंगे कि आयुष है क्या। कल अपने सिलेबस बहुत अच्छे से देखा था, तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि आयुष। तो आयुष में देखिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, अगर मेरा 2 मार्क में अगर आयुष की परिभाषा आती है या आयुष क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आयुष क्या है। तो आयुष में भारत में गैर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें क्या है, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा। और 2010 में मैंने सोवा रिगपा को भी शामिल किया है। जैसा कि हमने कल देखा था कि आयुष में हम सोवा रिगपा को शामिल नहीं करते हैं, हमने 2010 में शामिल किया है, इसलिए उसे एडिशनल ही लिखेंगे। ठीक है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया समग्र दृष्टिकोण है। इस शब्द को पकड़िएगा, क्योंकि ये पूरा समग्र दृष्टिकोण है। ये एक प्रणाली नहीं है, बल्कि इसमें 5 प्रणालियों का मिश्रण है इसे। ठीक है। और साथ में अपन बता देंगे SDG 3। देखिए, SDG का आप भरपूर प्रयोग करिए। मैं आशा करती हूँ आपको 17 SDG जो हमारे हैं वो याद होना चाहिए, और मैं आपको आगे आने वाले समय में उसको याद भी करा दूंगी। तो अभी हम यहाँ SDG 3 का उपयोग करेंगे। SDG जो 3 है वो क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है। तो अभी हमने जान लिया आयुष। आयुष में मेन हमारा कीवर्ड क्या है, भारत की गैर एलोपैथिक चिकित्सा है। ठीक है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, और 2010 में हमने सोवा रिगपा शामिल किया। ठीक। उसके बाद पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के हमने इसे चालू किया, और ये क्या है, एक समग्र दृष्टिकोण है। SDG 3 की ये बात है, हम डाल देंगे SDG 3 स्वास्थ्य हो गया। ठीक है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य ये है कि अब हमारे पास एलोपैथिक चिकित्सा है, फिर भी हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी ये पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसको हमको बढ़ावा देना है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको हमको समृद्ध करना है, इसलिए हम आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला आपका पॉइंट होना चाहिए कि भारतीय जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है। फिर क्या है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की क्या है, वैज्ञानिकता। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी ले लो, योग ले लो, इसको वैज्ञानिक रूप से उतना जो प्रमाणित नहीं किया गया है, इसलिए इसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता स्थापित करना है। ठीक है। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष प्रणाली को एकीकृत करना है। तो आपने देखा ये समग्र दृष्टिकोण है, स्वास्थ्य प्रणाली में आयुष प्रणाली को एकीकृत करना है। चौथा क्या बोल रहे हैं कि आयुष प्रणाली की जो चिकित्सा प्रणाली है उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है। हमारे पास आयुर्वेदिक और योग चिकित्सक और यूनानी वगैरह, ये जो होम्योपैथी हैं, उनकी जो चिकित्सक हैं वही उपलब्धता नहीं है, तो हमको उनकी उपलब्धता कराना है। फिर 5वां पॉइंट है कि आयुष चिकित्सा के अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देना है। हमारे पास क्या है, R&D नहीं है। R&D नहीं है तो हम नवाचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नवाचार नहीं होगा तो इसको अपनाएगा कौन। तो इसीलिए हम इसको इस पॉइंट से देख सकते हैं। इससे 2 पॉइंट निकल आएंगे कि R&D करना है हमको, फिर हमको शोध और अनुसंधान करना है, फिर हम इसको क्या है, नवाचार को बढ़ावा देना है। हम कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम पाठ्यक्रम में अपना रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी हम लोग PSC के पाठ्यक्रम में ही पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ ही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया जा रहा है, तो ये भी आयुष में उसमें हमने शामिल कर रहे हैं। फिर योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में देखते हैं योग का इतना ट्रेंड चल रहा है। हम 2014 से मोदी जी ने जो हमारा पहल किया है UN में, तो 15 से हमने योग दिवस मनाया, 16 में हमने अमूर्त श्रेणी में शामिल किया है, 18 में हमने योग को गेम्स में शामिल किया है, 14 में हमने डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये सारे जो प्रोसेस है हम धीरे धीरे जब योग में देखेंगे तब हम उसमें एनालाइज करेंगे। ठीक है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के वैश्विक प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करना है। तो हमारे जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसको भी हमको प्रभावी बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट में ये कर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा, कभी आप अलग अलग वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, कभी पारंपरिक, कभी आयुर्वेद, कभी कुछ। तो मैंने इधर यहाँ कर दिया कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पहले क्या है, प्रणाली को हमको बढ़ावा देना है, सिस्टम को बढ़ावा देना है। सिस्टम को क्यों बढ़ाना है, ताकि उसकी वैज्ञानिकता के लिए। तीसरा क्या है, एकीकृत करना। एकीकृत क्या करना है, आयुष प्रणाली को।
ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें R&D करेंगे। R&D करेंगे तो क्या होगा, नवाचार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समग्र स्वास्थ्य हो जाएगा, फिर वैश्विक मान्यता हो जाएगी। तो हमारे ये 5-6 पॉइंट हो जाएंगे उद्देश्य। अब देखिए, आयुष के इतिहास की बात करते हैं। आयुष का इतिहास और विकास कैसे हुआ है, मुझे मेन 3 डेट याद रखना है, 1995, 2003 और 2014। 1995 में देखो, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, ISMRH। मैं इसलिए इसे ऐसे याद रखती हूँ कि भारत में घर कब बनाया गया, 1995। भारत में घर यानी होम्योपैथी चिकित्सा है, और ये भारत है। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की स्थापना की गई थी 1995 में। फिर 2003 में हमने क्या किया, इसका नाम बदल दिया केवल, और नाम बदल के हमने क्या कर दिया, आयुष। आयुष को आप कैसे याद रखोगे, आयुष है 3 शब्द का, यही है ये 3 लास्ट में 3 है, तो 2003 यानी आयुष। तो 1995 में आप ऐसे याद रखोगे। 1995 के टाइम पर, इतना पुराना समय की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति हर घर में होती थी, यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की स्थापना की गई थी ISMRH के नाम से। फिर 3 में, आयुष 3 शब्द का है तो 3 में विभाग बना दिया। अब बात करते हैं देखो 2014 की। तो 14 में क्या किया गया है, हमने आयुष मंत्रालय का गठन किया, पूर्ण स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया। आयुष मंत्रालय का हमने कब गठन किया, 9 नवंबर को 2014 में। फिर राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ किया है 15 सितंबर 2014 को। आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि पहले हम मिशन ला रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, मंत्रालय ला रहे हैं। जब हम ये मिशन लेके आए तब हमारा ये जो मिशन था, इसकी नोडल एजेंसी कौन थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय थी। और ये हमारा आयुष मंत्रालय हमने 9 नवंबर को, मिशन के बाद में हमने आयुष मंत्रालय बनाया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी अगर बहुत बारीकी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आयुष की चिकित्सा प्रणालियाँ। आयुष की चिकित्सा प्रणालियाँ क्या होती हैं, देखो, पहला है आयुर्वेद, फिर है योग, फिर प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसी में ऐड है, इसलिए इसमें 7 हैं, वैसे अपनी 5+1 हो जाएगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, आयुष पद्धति से लाभ क्या होगा, आपको बेहतर तरीके से इसके लाभ पता हैं, बस अपन एक बार समराइज़ कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक और हर्बल चिकित्सा है। प्राकृतिक हर्बल चिकित्सा होने से क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या डिफाइन कर देंगे कि रसायन मुक्त उपचार है। इसका शरीर को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक करता है। ठीक है, अपन यहीं पे इसका दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं कि ये प्राकृतिक और हर्बल चिकित्सा है, तो पहला हो जाएगा रसायन मुक्त उपचार, दूसरा क्या बोल रहा है, साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं है, तीसरा हो जाएगा रोग। देखो, कल ही हमने बात किया था कि जितनी भी हमारी ये सारी जो प्रणालियां हैं वो क्या कर रही हैं, एक तरफ तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है, तो एक तरफ हमारा रोग का निवारण करेंगी, दूसरी तरफ हमारा क्या करेंगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो पहला ये हो गया। दूसरा मैं लिख सकती हूँ कि रोगों का निवारण करती है। तीसरा मैं लिख सकती हूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता का वृद्धि करती है। तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जैसे योग हो गया। आयुर्वेद में काढ़ा जैसे आपने सभी ने पिया था कोविड के समय, तो उसने क्या किया था, हमारी इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो गया था, तो हम कोविड से बच पा रहे थे। तीसरा है निवारक उपचार। निवारक उपचार यानी बीमारी होने से पहले शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। जैसे उस टाइम में हम लोग कोविड के टाइम में आप देख रहे होंगे, हम लोग इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, हम लोग तुलसी ले रहे थे, अदरक ले रहे थे, ये सारी चीज़ें जो काढ़ा के रूप में जो मसाले हैं हमारे, वो सारे हम यूज़ कर रहे थे। तो मतलब प्रिवेंटिव आप हेल्थ केयर पहले ही ले लो। दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ है, दीर्घकालिक है स्वास्थ्य लाभ, लेकिन क्या है, शरीर को संपूर्ण संतुलन प्रदान करते हुए क्या कर रही है, स्थायी समाधान प्रदान कर रहा है। शारीरिक और मानसिक संतुलन, योग और ध्यान मानसिक तनाव को कम करते हैं। मेरा एक टेक्निकल टर्म है SMA, SMA। S यानी क्या है, शारीरिक, M यानी मानसिक, A यानी आध्यात्मिक। आप कहीं भी आयुष लिख रहे हो, आप तीनों को बेधड़क एक पॉइंट बना सकते हैं। कम लागत में क्या है, प्रभावी उपचार है। आयुष चिकित्सा की तुलना में क्या है, आधुनिक जो चिकित्सा तुलना है उसमें आप जाओगे तुरंत आप ये जांच कराइए, ये फीस दीजिए, डॉक्टर की फ़ीस ही इतनी महंगी होगी, तो उसमें क्या है, ये आयुष प्रणाली क्या है, किफ़ायती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने 6 पॉइंट देख लिए। एक और बना सकते हैं कि जीवन शैली में के जो वो है उसमें ये लाभकारी है, स्वस्थ जीवन शैली को ये बढ़ावा देती है। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया कि आयुष है क्या, गैर एलोपैथिक हो गया, फिर मैंने ये बता दिया समग्र दृष्टिकोण, SDG डाल दीजिए,
फिर अपन ने उद्देश्य देखा, उद्देश्य के बाद इतिहास देखा, इतिहास में क्या अपन ने 3 डेट देखी, एक 1995 देखा, घर में चिकित्सा देख ली, 3 है तो 3 आयुष विभाग देख लिया, 14 में मंत्रालय भी बना दिया, 14 में राष्ट्रीय आयुष मिशन भी बना दिया। अब देखो आयुष पद्धति से लाभ भी बता दिए कि प्राकृतिक और हर्बल हो गया, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रिवेंटिव है, दीर्घकालिक है, SMA है और कम लागत में प्रभावी उपचार हो जाएगा और समग्र स्वास्थ्य की बात भी करता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात आएंगे कि आयुर्वेद है क्या, ये सब मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले आपको आती हूँ कि आयुर्वेद, ठीक है। आयुष में सबसे पहले मैं आऊँगी कि आयुर्वेद क्या है। देखिए आयुर्वेद क्या है, जीवन का विज्ञान ही है आयुर्वेद। वेदों के द्वारा जो बात की गई है वो वैज्ञानिक तरीके से कोई भी बात कही है, इसलिए आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। तो प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। तो क्या बोला कि प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है, आधारित आयुर्वेद क्या है, विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद शब्द किससे बना है, आयुर प्लस वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शब्द का अर्थ क्या होता है, जीवन का विज्ञान, ठीक है। मतलब आयुर्वेद केवल रोग का उपचार नहीं कर रहा है, बल्कि स्वस्थ जीवन से आपको कैसे जीना है, संतुलन कैसे जीना है, दीर्घायु आपको कैसे बनना है, वो बता रहा है आयुर्वेद। इसके जो ग्रंथ हैं वो क्या है, देखिए चरक संहिता है जो चरक जी ने ही लिखी है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी है, अष्टांग हृदय बाघभट्ट हैं, बाणभट्ट नहीं, बाणभट्ट अलग हैं हर्षवर्धन के समय के, ये हैं अष्टांग हृदय के बाघभट्ट। और चरक को आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य रूप से जो चिकित्सा का आयुर्वेद चिकित्सा का जनक है वो भगवान धन्वंतरी को बोला जाता है। तो अगर आपको भगवान धन्वंतरी दे रखे हैं तो प्राथमिक रूप से उत्तर वही होगा, और चरक दे रखा है तो चरक भी हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों उत्तर हो जाएंगे। और आपको लिखना पड़े तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भगवान के रूप में धन्वंतरी हो जाएंगे, ऋषि के रूप में चरक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें विवाद की वो ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है वो चरक उत्तर जानना चाह रहे हैं और हम भगवान धन्वंतरी लिख रहे हैं, और वो भगवान धन्वंतरी जानना चाह रहे हैं और हम चरक लिख रहे हैं, तो आप दोनों ही लिख के समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इस पर एक बात याद आया, अभी हम जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, तो इस बार का जो हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं वो 23 सितंबर को मना रहे हैं, और भगवान जो धन्वंतरी है उन्हीं की जयंती पे मनाते हैं। वैसे हम ये धनतेरस को मनाते हैं, लेकिन इसकी जो तिथियां हैं वो बदलती रहती हैं, तो इस बार हम ये मना रहे हैं 23 सितंबर को। इसकी परिभाषा देखिए अब आप, आयुर्वेद विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखता है, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त तथा आयु बढ़ा देता है, ठीक है। आयुर्वेद पद्धति के मूल सिद्धांत क्या हैं, देखो आयुर्वेद सिद्धांत हमने कल डिस्कस किए थे। पहला त्रिदोष सिद्धांत किया था, फिर पंचमहाभूत किया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, सप्त धातु होती हैं, त्रिमल होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम केवल अभी डिस्कस करेंगे, इसमें मूलतः मैं कफ को डिस्कस करूँगी, त्रिदोष को डिस्कस करेंगे हम आज। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, तो आयुर्वेद के जो अनुसार मानव शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। आयुर्वेद ग्रंथ 3 शारीरिक दोषों वात, पित्त और कफ पर आधारित है। ये इसकी केंद्रीय प्रणाली में है, मतलब वात, पित्त और कफ। अब देखिए, जब ये दोनों संतुलित रहते हैं तो मनुष्य क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, और जब ये दोनों ही असंतुलन है तो मनुष्य क्या है, दोनों इन तीनों में से कोई भी एक असंतुलित होता है तो आपको रोग हो जाएगा। तो मेन है इनके संतुलन पर ही ध्यान देता है, इसीलिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का भी महत्व है, क्योंकि दिनचर्या और ऋतुचर्या वात, पित्त, कफ के अनुसार ही अपना संचालित होती है। त्रिदोष सिद्धांत, आयुर्वेद पे इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के संतुलन पर निर्भर करता है। अब देखिए, वात, पित्त, कफ है क्या। बात को मैंने देखो ट्रिक बनाई है, बात आवा बात करेंगे, कहते हैं ना बात करनी है यार तुमसे, तो मैंने बोला आजा अपन बुलाते हैं, तो आजा ना बुला के बोलेंगे आवा बात करेंगे। आवा यानी आकाश और वायु, ठीक है। आकाश और वायु, देखिए ये है वायु तत्व और आकाश तत्व से निर्मित है। सबसे पहले हमारी आकाश की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम इस तरीके से अगर क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आकाश और वायु तत्व से निर्मित हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये वात। अब वात है वायु में क्या होगी, गति होगी, संचार होगा, तो ये इसका कार्य हो जाएगा। इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 5-7 नंबर में अगर बनता है तो हम उसको कैसे डील करना है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे।
अब देखिए, पित्त की बात की जाए तो पित्त क्या है? अग्नि और जल। पित्त, मैंने ट्रिक बनाई है इसकी कि आज मुझे पित्त बहुत हो रहा है, यानी क्या है? आज मुझे पित्त बहुत हो रहा है। तो आज मुझे क्या पित्त हो रहा है? पित्त यानी अग्नि और जल तत्व में अग्नि निर्मित हो जाएगा। कार्य क्या है? पाचन तंत्र और बुद्धि नियंत्रण है। कफ, कफ यानी क प ज, क प ज 3 शब्द हैं। कफ, अभी आप समझ जाएंगे मेरी पढ़ाने की ट्रिक। एक्चुअली में मैं इस तरीके से इसलिए करती हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सकते हो। 2-4 दिन में हम आपके और हमारे बीच में जब संतुलन हो जाएगा तो फिर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इससे हम कैसे लॉन्ग टाइम तक याद रखें, क्योंकि आपके दिमाग में 2 ही जीबी है और आपका सिलेबस पूरा MPPSC के 6 पेपर हैं। तो हम कैसे माइंड में चीज़ों को सेट करें कि वो लॉन्ग टाइम तक रिवाइज हमारे पास बनी रहें, हम रिवीजन ना भी करें तो भी हमारे पास बनी रहें। ये हमारा मूल तत्व है। देखिए, पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन माइंड में सेट होना एक अलग बात होती है। तो इस तरीके से करिए ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। तो इसीलिए क्या बोला मैंने? वात। पहले आप केवल आज यही सीखिए कि बात क्या है। आवा वात करेंगे, आवा। पित्त क्या है? आज मुझे पित्त बहुत हो रहा है। कफ यानी कपच, ठीक है। तो आवा पित्त आज, और कफ यानी कपच, ठीक है। कफ यानी क्या है? जल और पृथ्वी तत्व से निर्मित हो जाएगा। कार्य हो जाएगा कफ के क्या है? संरचना इसकी कैसी है? चिकनाई होगी, क्योंकि कफ होता है तो चिकनापन है और स्थिरता हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, पंच महाभूत सिद्धांत की बात की जाए तो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, ठीक है। इन तत्वों से अपन देखते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ है और इन पंच तत्वों से सभी जीव औषधि का निर्माण हुआ है। द्रव्य गुण विज्ञान, रसायन और चिकित्सा भी इन्हीं पर आता है। मतलब ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है जो इन पर आधारित ना हो, सब इन्हीं पर आधारित है, ठीक है। देखिए, आयुर्वेद अगर आपको 10 नंबर में लिखना आया तो आपको सारा डालना पड़ेगा। ये हम आयुर्वेद का भी दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम आयुर्वेद नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल आयुर्वेद, टोटल आयुर्वेद में जो हमने कल देखा था वो देख रहे हैं। उसके बाद में मैं फिर आपको एक एक करके पहले त्रिदोष पढ़ाऊँगी, फिर पंच महाभूत पढ़ाऊँगी, फिर सप्त धातु पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये सारा हम बाद में एक एक करके खोलेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि वात है मेरा आवा से मिलकर बना है। पित्त मुझे आज हो रहा है। कफज, कपज हो गया, कपज यानी पृथ्वी और जल हो जाएगा। पंच महाभूत सिद्धांत अपन ने देख लिया। अब हम देखते हैं सप्त धातु। देखिए, हमारा जो शरीर है, आयुर्वेद का जो मूल ढांचा है, ये सप्त धातु है, जो शारीरिक संरचना, पोषण और रोग की उत्पत्ति के वैज्ञानिक विश्लेषण का आधार प्रदान करता है, ठीक है। अब शरीर को पोषण देने वाली ये सप्त धातु, सप्त धातु तो हैं भाई, पर आप याद कैसे रखोगे? देखो, मैंने बनाया R2, R2 यानी रस और रक्त हो गया, ठीक है। M3, M3 यानी मांस। मेद, मेद का मतलब होता है फैट, फैट यानी बसा, तो मेद हो जाएगा, मज्जा हो जाएगा। मज्जा यानी क्या हो जाएगी? मैरो हो जाएगी, ठीक है। तो मांस, मेद, मज्जा। अस्थि का शुक्र करो, अस्थि तो अपन ऐसे कह देंगे रस, आर यानी आर मेरे 2 हो जाएंगे, रस और रक्त हो जाएगा, ठीक है। मांस हो जाएगा, मांस के बाद में मेदी हो जाएगा, मेदी यानी फैट हो जाएगा, मज्जा हो जाएगा। अस्थि का शुक्र करो। आप एक बार मेरे जब भी आप पढ़ें तो आप इस तरीके से रिकॉल करिएगा कि R2 है, R2 यानी रस और रक्त हो जाएगा, M3 यानी मांस, मेदी और मज्जा, और अस्थि का क्या करो? शुक्र करो। देखिए, रस किससे बना है? अब अपन कोई भी भोजन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या होगा? रस का संचरण होगा, ठीक है। तो रस हो गया अपना, रस अपना ये है। इसके बाद में पोषण अपन को देखना है, कार्य क्या है, वृद्धि के लक्षण क्या है, धातु या क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? रस का निर्माण कैसे हो रहा है, कार्य क्या है, पोषण हो गया, संचार हो गया, ऊर्जा हो गया। वृद्धि के लक्षण, वृद्धि में क्या है? भारीपन हो गया, आलस हो गया, ठीक है। धातु क्षय, दुर्बलता हो गया, चक्कर आएगा इसके कारण। इसके बाद आते हैं रक्त, रक्त की बात की जाएगी तो प्राण हो जाएगा, ठीक है। प्राण, संचार, त्वचा, रंग, जीवन शक्ति। रक्तस्राव हो जाएगा, चर्म रोग, एनीमिया ये हो जाएगा। मांस, मांस में क्या है? शारीरिक संरचना, मांसपेशियों का निर्माण इसी से ही होगा। अब मांस से क्या है? जिसका शरीर मांसल रहेगा तो कैसा होगा? मोटापा होगा, गांठें होगी, दुर्बलता हो गया, ठीक है। कमी से क्या हो जाएगा? दुर्बलता हो जाएगा, पतलापन हो जाएगा। फैट जिसमें रहेगा तो मोटापा होगा, स्वेटिंग अधिक होगी, और नहीं रहेगा तो रूखापन होगा, कमजोरी होगी, ठीक है। अस्थि, अस्थि देखो, हड्डी और शरीर को आकृति कौन देती है? अस्थि। इसलिए अस्थि का क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए। और क्या है? अस्थि वृद्धि, कठोरता और जोड़ों में दर्द। मज्जा यानी कि वायु शक्ति, स्नायु शक्ति, ठीक है। मस्तिष्क पोषण, भारीपन, अगर वृद्धि हो जाएगी तो भारीपन रहेगा, ठीक है।
और अगर कम रहेगा तो स्नायु दुर्बलता हो जाएगा। शुक्र क्या है? शुक्र यानी प्रजनन शक्ति, जीवन बीज। अत्यधिक, अगर अधिक रहेगा तो अत्यधिक कामेक्षा होगी, और कम रहेगा तो बांझपन या वीर्य की कमी हो जाएगी। तो ये हमने देखा सप्त धातु। सप्त धातु को आप देख लीजिएगा। R2 देखिए, R2 यानी क्या है? रस और रक्त हो जाएगा। रस और रक्त के बाद में मांस हो जाएगा, फिर मेदी है, फिर मज्जा है, मज्जा के बाद में फिर क्या है? अस्थि का शुक्र करो। आपको अगर ये क्लियर है कि इसका कार्य क्या है, तो आप है ना इसके वृद्धि के लक्षण भी लिख दोगे और इसकी कमी के कारण भी सारे वो बता सकते हो। ठीक है। फिर त्रिमल सिद्धांत। त्रिमल सिद्धांत ये बोलता है कि मानव का जो शरीर है वो मल, मूत्र और स्वेटिंग से बना हुआ है। ये त्रिदोष त्रिमल होते हैं। ठीक है। अग्नि सिद्धांत। अग्नि बोलती है कि भोजन को क्या करती है, जो भोजन है उसको क्या है? ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है, वो होती है अग्नि होती है। तो मनुष्य में के जो शरीर में कितने प्रकार की अग्नि होती है? 13 प्रकार की अग्नि होती है। ठीक है। इसके बाद में स्वस्थ व्रत हो जाएगा। स्वस्थ व्रत हमारा जिस प्रकार से चलता रहता है, जैसे दिनचर्या हो जाएगा, ऋतुचर्या। दिनचर्या ये है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात तक की जो क्रियाएं करते हो वो दिनचर्या में आती है। ऋतुचर्या ये है आप ऋतु के, जैसे हमारे क्या है आयुर्वेद में 6 ऋतु बताई गई है हमारे वैदिक ग्रंथों में। तो उस ऋतु के अनुसार आप अगर अपना जीवन यापन करते हो तो वो अपना ऋतुचर्या के अनुसार अपन काम करते हैं। ठीक है। फिर है अपने पंचकर्म। पंचकर्म की बात की जाए तो आयुर्वेद के त्रिदोष को प्रकोप को कम करने के लिए 5 पद्धतियों में के द्वारा वात पित्त कफ को पुनः संतुलन किया जाता है। वात पित्त कफ में अपन क्या कर रहे हैं? वमन, विरेचन, बस्ती। ठीक है। उसके बाद में नस्य रक्त मोक्षण। देखिए वमन, वमन में हम क्या कर रहे हैं? औषधीय उल्टी कर रहे हैं। औषधीय उल्टी का मतलब ये हो जाएगा कि हम 1 से 1.5 लीटर पानी पीते हैं पहले कागासन में बैठ करके। जिस तरीके से हम शौच की क्रिया में बैठते हैं सुबह, उस क्रिया में बैठ करके हम 1 से 1.5 लीटर पानी पी करके, गुनगुना हल्का पानी पी करके और अपना मुंह के द्वारा उसको हम निकाल देते हैं, तो वो हो गया वमन। एक तरीके के इसीलिए बोल रहे हैं कि वमन यानी क्या हो गया? उल्टी हो गया। विरेचन में देखिए हम औषधीय दस्त। औषधीय दस्त का मतलब क्या है? जैसे हमारा अगर मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए त्रिफला चूर्ण ले लिया, इसबगोल की भूसी ले ली। ठीक है। और ये सारा उसके माध्यम से हम क्या है? मोशन को क्लियर करते हैं। बस्ती, एनीमा जिसे बोलते हैं, औषधीय एनीमा। हम एनस के माध्यम से आंतों की सफाई करते हैं। नस नाक के माध्यम से हम क्या है? चिकित्सा कर रहे हैं। और रक्त मोक्षण में शुद्धिकरण द्वारा रक्त दोषों का उपचार करते हैं। ठीक है। ओवरऑल ये क्या है? ये सारी जो पद्धतियाँ हैं वो क्या है? मेन अपनी बॉडी को क्या कर रही हैं? डिटॉक्स कर रही हैं। डिटॉक्स बॉडी हुई तो एक तरफ तो रोग निवारण हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। और एक एक के जब भी आए तो आप उद्देश्य आए तो उद्देश्य एक एक के लिख दीजिए, लाभ आए तो एक एक के लाभ लिख दीजिए। इस तरीके से हमारा ये पंचकर्म टोटल हो जाएगा। अब देखिए अष्टांग आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंग बताए हैं। सबसे पहले काया चिकित्सा है। ठीक है। काया यानी क्या है? शरीर की, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, आयुर्वेद में बोलते हैं। दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख गुणवंती नारी। इस तरीके से ये सुख बताए गए हैं। तो पहला सुख हो आयुर्वेद में क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो इसमें 8 अपने अष्टांग आयुर्वेद में 8 जो आयुर्वेद चिकित्सा के हैं वो 8 अंग बताएं। पहला है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा का मतलब हो जाएगा आप शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा से है, जैसे आप नॉर्मल वात पित्त कफ के को जो भी उपचार हैं उनको उपचार कर दो। फिर है कौमार व्रत। कौमार व्रत मतलब होता है युवावस्था से संबंधित है, जैसे गर्भावस्था हो गया, शिशु है, किशोर अवस्था की देखभाल से संबंधित। उदाहरण क्या है? स्तनों का दूध बनना, बालकों की कृमि, मतलब दोनों में इसमें कैसे क्या वो विकास हो रहा है उससे संबंधित है। एक है शालक्य तंत्र, एक है शल्य तंत्र। शालक्य का मतलब है ईएनटी। ईएनटी मतलब नाक कान गला। ठीक है। तो नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, गला, इन सब रोगों की चिकित्सा है इसमें। मोतियाबिंद, दांत का दर्द हो जाएगा। एक है भूत विद्या। भूत अपन कहते हैं ना, देखो उसको भूत चढ़ गए। अब एक होता है वो मानसिक रूप से बेचारी डिस्टर्ब, कोई भी डिस्टर्ब है उसको बोल देते हैं हम क्या है? भूत चढ़ गए। तो भूत विद्या का मतलब है मानसिक रोगों से संबंधित मानसिक विकार हो जाएगा। तो पहला हमने क्या देखा? काया चिकित्सा। दूसरा देखा कौमार व्रत। तो काया है, फिर कौमार व्रत। ठीक है। फिर है शालक्य तंत्र। अब शालक्य मैंने आपको यही बता दिया। दूसरा क्या है? शल्य। तो शल्य यानी क्या हो गई? सर्जरी हो गई। फिर क्या है? भूत विद्या। भूत विद्या बेचार कौन हो गया? मानसिक रोग हो गया तो भूत चढ़ गया उनको। फिर है शल्य तंत्र, मैंने आपको बता दिया। यहाँ सॉरी क्लियर नहीं हो रहा है, मेरी कोशिश होगी मैं कल से इसको एकदम क्लियर कर दूँगी, अभी मेरे से वो हो नहीं पा रहा था, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। अंगत तंत्र। अंगत तंत्र में क्या है? टॉक्सिलॉजी।
ठीक है। इसमें क्या है, विष चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। मतलब अपन क्या है, अगर हमको विष कोई भी जहर चढ़ गया तो उसको कैसे उतारना है, वो अंगत तंत्र है। रसायन में क्या होता है, इस तरीके से रखा है बुढ़ापे को रोकने के लिए। जैसे क्या होता है, अपन एलोपैथिक में क्या है, इंजेक्शन स्किन के लिए लगवाते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हम यंग दिखने के लिए, तो हमारा रसायन क्या कर रहे हैं, बुढ़ापा को दूर कर रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, बस कीवर्ड को पकड़िए। देखिए, आप पूरी लाइन किसी की भी याद नहीं रख सकते हैं, आपने कीवर्ड पकड़ा तो आप लिख सकते हैं। वाजीकरण, वाजी यानी काम शक्ति, प्रजनन क्षमता, यौन स्वास्थ्य हो जाएगा, संतानोत्पत्ति हेतु ये हो जाए। तो कहीं ना कहीं कौमार व्रत और वाजीकरण दोनों सिमिलर है, ठीक है। देखिए, मैंने इस तरीके से इसको किया है कि काया चिकित्सा है, काया यानी शारीरिक और मानसिक अपना विकार हो गया, फिर कौमार व्रत हो गया, कौमार व्रत गर्भावस्था हो गया, शिशु हो गया, यौवन अवस्था में जो हमारे डेवलपमेंट होता है स्त्री और पुरुष दोनों में, उससे संबंधित हो गया, फिर वाजीकरण हो गया। वाजीकरण में अपन प्रजनन क्षमता, काम शक्ति, यौन स्वास्थ्य वगैरह यही हो गया, ठीक है। फिर है शालक्य तंत्र, शालक्य मतलब ENT हो जाएगा। शल्य तंत्र, शल्य यानी सर्जरी हो गया। भूत, भूत शालक्य, ठीक है, नाक कान गला पे हुआ, फिर बोला कि नहीं उसकी पूरी सर्जरी कर दो, फिर बोले भूत, भूत आ गए, भूत आएंगे तो क्या होगा, मानसिक विकार। फिर है अंगद, अंगद यानी क्या हो जाएगा, विष, और फिर हो गया रसायन, ठीक है। आयुर्वेद का महत्व क्या है, देखिए आयुर्वेद का महत्व शरीर मन आत्मा, SMA को क्या करेगा अपन, ये संतुलन पर आधारित, रोगों की क्या कर रहा है, रोकथाम और उपचार दोनों में है। आयुर्वेद प्राकृतिक, सुरक्षित और दीर्घकालिक उपचार भी क्या कर रहा है, प्रदान करता है, ठीक है। जीवन शैली और आहार में संतुलन द्वारा स्वास्थ्य का भी क्या है, ध्यान रखा जाता है, किसमें, आयुर्वेद में। स्वस्थ जीवन शैली की संकल्पना को बढ़ावा देता है कौन, आयुर्वेद। अब देखिए, आयुर्वेद में आप टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करोगे, सबसे पहले नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण कैसे होता है, हम देखते हैं हमारी कलाई की थोड़े से ऊपर हाथ में, आप जब भी जाएंगे आयुर्वेद या इस तरीके से डॉक्टर के पास में, तो आपके सबसे पहले वो नाड़ी हाथ चेक करते हैं। हमारे शरीर में एक्चुअली में 3 नाड़ी चल रही होती हैं, ठीक है। बात पित्त कफ की होती है, जो सबसे ऊपर नाड़ी होती है वो होती है हमारी, कौन सी नाड़ी होती है, बात की नाड़ी हो गई, फिर हमारी पित्त की नाड़ी हो गई, फिर हमारी सबसे नीचे कफ की नाड़ी हो गई। जो हमारी पित्त की नाड़ी है वो सर्पिला आकार में चलती है। हम जब तेज़ चलते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं हमें टेम्परेचर है, तो वो उससे पता चलता है तीनों, इसीलिए वो क्या है, सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करते हैं। फिर आपका क्या करेंगे, आपको बोलेंगे जीभ दिखाओ, आप आँख दिखाओ, तो ये सारा हो गया। फिर आपको स्पर्श करेंगे, ठीक है, सामान्य परीक्षण करेंगे, फिर आपको यूरिन टेस्ट कराएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा टेस्ट हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि आयुर्वेद है क्या। सबसे पहले तो हमने देखा आयुष क्या है, आयुष में क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका इतिहास और विकास कैसा है, उसके लाभ कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा आयुर्वेद क्या है, आयुष पद्धति के मूल सिद्धांत क्या हैं, त्रिदोष देखी मैंने, पंचमहाभूत देखा, ठीक है। फिर सप्त धातु देखा, सप्त धातु में रास, रक्त, मांस, मेदी, मज्जा, अस्थि का शुक्र करो, ठीक है। फिर पंचकर्म देखा, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोशन। इसको आप क्या याद रखेंगे, B3 है, वो क्या है, रन में है, रन है, B3 रन हो गया। B3 यानी क्या हो जाएगा, वमन हो गया, फिर विरेचन है, फिर आपका बस्ती हो गया, ठीक है। वमन, विरेचन, बस्ती, तो वमन है, विरेचन है, बस्ती हो गया। रन यानी क्या है, रक्तमोक्षण और नस हो गया। फिर आपने अष्टांग आयुर्वेद में 8 उपाय देख लिए है, काय चिकित्सा है, कौमार व्रत है, फिर वाजीकरण, फिर शालक्य तंत्र है, शल्य है, भूत विद्या है, अंगद है, रसायन है, ये सब आपने देखे। अब इसके आगे का हम कल करेंगे। धन्यवाद।